जी, अब हमने जो चैप्टर कवर करना है दैट इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी, चैप्टर नंबर 7। इसमें सबसे पहले बात कर रहा है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं इनकी परसेंटेज 3% होती हैं। टोटल बर्थ में से 3% मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं। असिस्टेड फर्टिलिटी की वजह से इनका प्रेवलेंस इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि असिस्टेड फर्टिलिटी जैसे आईवीएफ हमने देखा था सब फर्टिलिटी में, जब गायनी में पढ़ा था तो उसमें आईवीएफ को देखा था, उसमें ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। इस चैप्टर में मेजरली हमने कॉम्प्लिकेशंस को ही डिस्कस करना है। कुछ कॉम्प्लिकेशन में बताया जो फीटल रिलेटेड है, कुछ वो बता रहा है जो मटरनल है। अब फीटस की अगर बात करें तो प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, सेरिब्रल पाल्सी और स्टिल बर्थ हो सकती है। जो चार है ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो फीटस एसोसिएटेड है। मटरनल अगर कॉम्प्लिकेशन देखें तो हाइपरटेंसिव थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज है, एंटीपार्टम पोस्टपार्टम हैमरेज है। ठीक है, ये जो है ना ये मटरनल कॉम्प्लिकेशन है। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो उसने इसमें ना रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के। सबसे पहले आ जाता है इंक्रीजिंग मैटरनल एज, यानी माँ की उम्र ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है मल्टीपल प्रेगनेंसी के। असिस्टेड कॉन्सेप्शन जैसे आईवीएफ है, अगर 5 आईवीएफ से फर्टिलाइजेशन करवाई जाए उनमें से एक मल्टीपल प्रेगनेंसी बनती है, तो ये 2 से 3 जो है ना ये रिस्क फैक्टर है मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए। फैमिली हिस्ट्री भी आ जाता है, अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर भी मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांस होते हैं ज्यादा। एटियोलॉजी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फीटस, यानी ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रप्लेट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोटिक मतलब मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है। जो होते हैं मोनोजाइगोटिक वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, लेकिन जो होते हैं डाइजाइगोटिक वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेसेंटा, क्रोनिसिटी, मोनोक्रोनिक है, डाइक्रोनिक है। अब जो तो होते हैं ना डाइजाइगोटिक, यानी जिनमें दो जाइगोट हैं, वो तो डाइक्रोनिक ही होंगे, उनकी दो प्लेसेंटाई बनेंगी, अपनी अपनी प्लेसेंटा। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक होते हैं ना वो मोनोक्रोनिक भी हो सकते हैं, वो डाइक्रोनिक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं उनके टाइम ऑफ स्प्लिटिंग पे कि वो जो जाइगोट है वो कब स्प्लिट हुआ है। इसको हम फिर आगे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, लास्ट जो उसने क्लासिफिकेशन की है वो एमनियोटिक कैविटी की बेस पे की है कि मोनोम्नियोटिक है या डायम्नियोटिक है। तो वो पहले बात करेगा जी कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं वो ज्यादा कॉमन है। 70% तक जो ट्विंस होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं और 30% जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। इनमें होता क्या है कि दो जो है ना वो ओवुलेशन के टाइम पे दो एग्स आते हैं, फिर दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है और फिर दो जाइगोट बनते हैं और फिर डाइकैरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विंस बन जाते हैं। हर फिटस की अपनी एक प्लेसेंटा और अपनी एमनियोटिक कैविटी है। दो सेपरेट प्लेसेंटा है इसलिए इनको डायक्रोनिक कह रहे हैं। बट सम टाइम ये हो सकता है कि इनकी प्लेसेंटा जो आपस में फ्यूज कर सकती है, तो हमें देखने पे लग सकता है कि सिंगल मैस है, हालांकि वो दो ही प्लेसेंटा होती हैं। और दोनों की हमेशा क्या होगी, सेपरेट अम्नियोटिक कैविटी होगी, दोनों की अपनी अपनी अम्नियोटिक कैविटी, तो डाई अम्नियोटिक। अच्छा, अब जब इनको अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे ना तो इन पे ना थिकन मेम्ब्रेन होगी जो दोनों फीटस को सेपरेट करेगी। मतलब अल्ट्रासाउंड पे हम ऐसी मल्टीपल प्रेगनेंसी देखते हैं ना कि ये मोनोक्रोनिक है या डाइक्रोनिक, क्योंकि जो दो फीटस नजर आ रहे होते हैं उन दोनों के दरमियान जो मेम्ब्रेन होती है उसको देखा जाता है। तो अगर तो वो डाइक्रोनिक होगी तो मेम्ब्रेन थिक होगी, क्योंकि तीन लेयर्स बन गई। एक जो दरमियान वाली लेयर है वो बनती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन की मदद से, कि दोनों साइड की जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ना वो आपस में फ्यूज कर जाती है। और दोनों साइडों पे पिकुलियोन की एक एक मेम्ब्रेन होगी, तो इस तरह से तीन लेयर जो है ना वो थिक मेम्ब्रेन बनती है, जिससे हमें पता चलता है कि डायक्रोनिक प्रेगनेंसी है। दूसरी अगर बात करें तो मोनोजाइगोटिक की बात करते हैं। मोनोजाइगोटिक जो प्रेगनेंसी होती है उसको आइडेंटिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें एक ही ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है और एक ही जो है ना वो जाइगोट बनता है। अब वो डिपेंड करता है कि जाइगोट कब स्प्लिट करे है, जब जिस टाइम पे वो स्प्लिट करेगा ना उस हिसाब से फिर फर्दर ये मोनोक्रोनिक होगा या डाइक्रोनिक। अगर तो उसकी स्प्लिटिंग शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद हो गई है, तो फिर वो बनेगा डाइक्रोनिक डायम्नियोटिक, यानी बिल्कुल फिर डाइजाइगोटिक जैसे होगा कि अपनी अपनी एमनियोटिक कैविटी अपनी अपनी प्लेसेंटा। लेकिन अगर उसकी स्प्लिटिंग होगी 4 से 8 डेज के दरमियान, फर्टिलाइजेशन के 4 से 8 दिन के दरमियान, तो फिर जो है ना वो उसकी प्लेसेंटा तो एक ही होगी, मोनोक्रोनिक होगा, लेकिन एमनियोटिक कैविटी डिफरेंट होगी, तो फिर वो मोनोक्रोनिक डायम्नियोटिक होगा। तीसरा उसने बताया कि अगर स्प्लिटिंग होगी जी 8 दिन के भी बाद, फिर ये होगा कि प्लेसेंटा भी एक है और अब अम्नियोटिक कैविटी भी डिफरेंट नहीं बन सकी, अब मोनो अम्नियोटिक मोनोक्रोनिक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाजू का ये भी हो जाता है कि जो स्प्लिटिंग है वो 13 डेज के भी बाद होती है, तो फिर उस केस में वो फीटस भी सेपरेट नहीं हो पाते और वो कंजॉइंट ट्विंस बन जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये एटियोलॉजी थी, इसमें उसने क्लासिफिकेशन, इसमें एमसीक्यू पॉइंट्स हैं आपके बहुत सारे, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है। आगे बात करते हैं केयर ऑफ वुमेन विद मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस फीमेल की कैसे केयर करनी है। सबसे पहले तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उसको उसकी केयर करेगी, यानी उसमें ऑब्स्टेट्रिशियन भी आ जाएंगे, उसमें मिडवाइफ्स भी आएंगे, उसमें अल्ट्रासोनोग्राफर, क्योंकि हमने उसकी स्क्रीनिंग करनी है। अब रेगुलर उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रेगुलर उसकी अल्ट्रासाउंड असेसमेंट होनी चाहिए, उसकी डेटिंग के लिए भी, उसकी जो है ना वो फीटस की स्क्रीनिंग के लिए भी, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए भी, ये सब चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग होती है अल्ट्रासाउंड की मदद से। और इसके अलावा एक तो मेजर है अल्ट्रासाउंड की मदद से, उसके अलावा आप एब्डोमेन पैल्पेट भी करते हो, सिम्फीजियो फंडल हाइट भी देखते हो, उन हिसाब से भी आप स्क्रीनिंग करते रहते हो कि कहीं एफजीआर तो नहीं हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि जो फीटस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है मल्टीपल प्रेगनेंसी की, उनमें से एक फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी थी, तो उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम एब्डोमेन को पैल्पेट कर रहे हैं और सिम्फीजियो फंडल हाइट भी मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है कि
कोर्टिकोस्टेरॉइड देने का ऐसे कोई फायदा नहीं है कि भई आप एवें ज़रूरत भी नहीं है, आप एवें देते रहो कि 2 फीटस हैं, हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देके देखते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि जेस्टेशन कितनी चलेगी, किस वीक पर डिलीवरी होगी और डिलीवरी का मोड क्या होगा? क्या सी सेक्शन करेंगे, क्या वेजाइनल डिलीवरी? ये डिपेंड करता है जी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की टाइप कौन-सी है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब आपको तब समझ आएगा जब मैं आगे आपको बताऊँगी कि अगर डाइक्रोनिक ट्विन्स हैं, तो इस वीक पे उनको डिलीवर करते हैं, अगर मोनोक्रोनिक ट्विन्स हैं, तो इस वीक पे डिलीवर करते हैं, वो फिर डिपेंड करता है टाइप क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी की। अच्छा, अगली बात है कि मदर को एडवाइस क्या करनी है, उसको डाइट, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के बारे में वही एडवाइस करनी है जो उसको रूटीन एक प्रेग्नेंट फीमेल को की जाती है। लेकिन ऐसी फीमेल जो मल्टीपल प्रेगनेंसी की होती है, इनमें एनीमिया का रिस्क ज़्यादा होता है, हाई रिस्क होता है, तो इसीलिए इनको जो है ना वो फुल ब्लड काउंट इनके चेक किए जाते हैं 20 एंड 28 वीक्स पे, ठीक है, 20 एंड 28 वीक पे जाके इनके फुल ब्लड काउंट चेक करने हैं। इसके अलावा इनको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 के सप्लीमेंट इनिशिएट करवा देते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो अब स्टार्ट होगा, जिसमें आती हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी की। सबसे पहले तो ये कि जो प्रेगनेंसी में यूजुअली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना, जिनमें कार्डियक आउटपुट, वॉल्यूम एक्सपेंशन, हीमोडाइल्यूशन, ये सारे जो चेंजेस है ना, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं। उसका भी मैं ना वॉइस नोट बनाऊंगी, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें जो है ना वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो नॉर्मली हर प्रेगनेंसी में आते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी में वो जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज एग्जैजरेटेड चेंजेस आ रहे होते हैं। और ज़्यादा मैटरनल जो सर्कुलेशन है या मैटरनल जो रिजर्व्स हैं उन पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है। माइनर से सिम्टम भी बहुत एग्जैजरेट हो जाते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और अगर कोई माँ को प्री एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ का मसला था, कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, कोई कोमोर्बिडिटी थी, वो भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, उसका जो है ना वो रिस्क इंक्रीज कर जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में। अच्छा, अब जो कॉमनेस्ट और सीरियस कॉम्प्लिकेशन, अब अभी आपका एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है जो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखी जाती है, और सबसे सीरियस भी यही है, सबसे कॉमन भी यही है, सबसे सीरियस भी यही है। ये है जी प्री टर्म डिलीवरी। प्री टर्म डिलीवरी वाला चैप्टर इससे पहले हमने कवर किया, उसमें हमने देखा कि प्री टर्म डिलीवरी का कॉज ये भी था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी और यूट्रस डिस्टेंड होती थी, उस वजह से जो है ना वो लेबर शुरू हो जाती थी। तो प्री टर्म डिलीवरी कॉमनेस्ट इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा उसके अलावा प्रीक्लैम्सिया, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब मैं आपको ना बताऊंगी कि हम कब यूजुअली ये करवा रहे होते हैं, किस वीक तक हम डिलीवरी करवा लेते हैं, क्योंकि अब मल्टीपल प्रेगनेंसी है ना, उनमें प्रीक्लैम्सिया भी हो रहा है, उनमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो रही है, तो इस प्रीक्लैम्सिया फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी उनकी डिलीवरी प्री टर्म करवाई जा सकती है, जो कि कहा था कि 25% मेडिकल कॉजेज होते हैं। और 50% केसेस में ये हो सकता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से वो यूट्रस डिस्टेंड हो और स्पॉन्टेनियस लेबर शुरू हो जाए और उसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। तो इतनी सारी चीजें हैं जो प्री टर्म डिलीवरी की तरफ लेकर जा रही है मल्टीपल प्रेगनेंसी को। तो किस वीक पर सूटेबल रहता है डिलीवर करवाना? अच्छा, अगर तो ये ना, मैंने कहा था ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रेगनेंसी पे। अगर तो वो डाइक्रोनिक डाइम्योटिक है तो तब 37 वीक तक जो है ना उसको डिलीवर करवाया जा सकता है, 37 वीक पे डिलीवर करवा लेते हैं डाइक्रोनिक डाइम्योटिक। अगर हो वो मोनोक्रोनिक डाइम्योटिक तो फिर 36 वीक तक सेफ है कि 36 वीक पे आप करवा सकते हो, इससे पहले नहीं करवाई जाती, 36 वीक पे करवा ली जाती है। और अगर वो हो जी मोनोक्रोनिक मोनोम्योटिक, जिसमें हमने देखा था कि जाइगोट सेपरेट इतनी देर से करता है, 8 डेज के बाद सेपरेट करता है, तो फिर मोनोम्योटिक मोनोक्रोनिक बनती है, उसमें जो डिलीवरी है वो 32 से 34 वीक्स के दरमियान करवाई जाती है। इससे लेट उसको हम लेकर नहीं जा पाते, क्योंकि फिर वो यूट्रस बहुत डिस्टेंड करे, तो 32 से 34 वीक। और अगर ट्रिपलेट हो यानी 3 हो तो फिर 35 वीक तक यूजली डिलीवरी। तो ये आपने याद रखना है कि प्री टर्म डिलीवरी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इन वीक्स पे यूजली जो है ना वो डिलीवरी करवाई जाती है। आगे वो बात करता है कि मोनोक्रोनिक डायम्योटिक अगर प्रेगनेंसीज हो तो उनमें एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होती है, वो होती है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इनको भी हमने देखना है। और ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंस भी हो सकता है, जिसको टैप्स कहते हैं। अब पहले वन बाय वन सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे ना। पहले उसने जिसकी बात की वो पेरीनेटल मोर्टेलिटी है, कि डेथ हो जाना फीटस की, वो चाहे बर्थ के बाद हो, यानी अर्ली न्यूनेटल डेथ हो, या वो प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाए, तो इसको पेरिनेटल मोर्टेलिटी को देखते हैं कि मोनोक्रोनिक जो ट्विन्स है ना उनमें 30 पर 1000 जो है ना वो उनकी डेथ हो जाती है। और वही अगर डाइक्रोनिक हो तो 3.8 पर 1000, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है कि उसमें 3 पर 1000 और इसमें 30 पर 1000, इतना जो है ना वो मोनोक्रोनिक और डाइक्रोनिक में डिफरेंस आ जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए, तो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि अच्छा भाई, अगर मतलब वैसे आपसे पूछ ले रहा है वाइवा में कि अगर एक सिंगलटन प्रेगनेंसी है जिसमें एक ही बच्चा है और एक तरफ एक वुमेन है जिसके 2 बच्चे हैं, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो आप मुझे बताएं कि कितना मोर्टेलिटी का रिस्क है इस मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले में। तो आपने कहना है कि उसका जो मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले का एक फीटस है ना उसमें 5.5 टाइम रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये जो इस फीमेल का सिंगल फीटस है, ठीक है, 5.5 टाइम जो है रिस्क इंक्रीज कर जाता है।
अब इससे रिलेटेड बड़े कॉम्प्लेक्स मसले हैं, यानी अब देखें, अब 2 फीटस थे, एक की चलें डेथ हो गई है, तो दूसरे पे उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? अब ये भी डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी मोनोक्रोनिक थी या डाइक्रोनिक थी। अगर तो वो डाइक्रोनिक होगी, दोनों की अपनी-अपनी प्लेसेंटा थी, उनमें से एक फीटस की डेथ हो गई, तब ये रिज़ल्ट आ सकता है कि उस डेथ की वजह से दूसरे फीटस को ये नुकसान हो सकता है कि उसकी लेबर इंड्यूस हो सकती है और उसकी जो है ना वो प्री टर्म डिलीवरी करवानी पड़ सकती है। लेबर शुरू हो सकती है। लेकिन अगर वही मल्टीपल प्रेगनेंसी जो थी वो मोनोक्रोनिक थी, एक ही प्लेसेंटा थी, तो फिर अगर एक फीटस की डेथ हो गई तो बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट आते हैं दूसरे फीटस पर। उसमें जो है वो इन एक तो उसकी उसी वक़्त डेथ हो सकती है, दूसरा उसमें ब्रेन डैमेज हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल हैंडीकैप हो सकता है उसका परमानेंट। ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि देखें उसमें ना एक ही प्लेसेंटा है, दोनों को जो सप्लाई करी है। एक फीटस की डेथ हो गई, अब होगा क्या कि ये जो वॉल्यूम है सारा ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा लाइव फीटस से डेड फीटस की तरफ, यानी जिसकी पहले ही डेथ है उसमें क्योंकि प्रेशर ज़ीरो पे चला गया है, तो सारा लाइव फीटस का भी जो सारी सप्लाई है, हीमोडायनामिक सारी जो सर्कुलेशन है वो जाना शुरू हो जाएगी डेड फीटस की तरफ। लेकिन डाइक्रोनिक में ऐसा नहीं होगा, डाइक्रोनिक में दोनों की अपनी-अपनी सप्लाई थी, तो इससे आपने याद रखना है कि मोनोक्रोनिक ज़्यादा खतरनाक है, अगर उसमें एक फीटस की डेथ हो जाती है, तो दूसरे पर डेथ भी हो सकती है दूसरे की और दूसरे में हैंडीकैप भी हो सकता है। ठीक हो गया? अब हमने बात करनी है जी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की। तो जैसे आपने पेरिनेटल मोर्टालिटी को कंपेयर करके पढ़ा है ना कि मोनोक्रोनिक में क्या होता है, डाइक्रोनिक में क्या होता है, मोनो इसका ना आप ऐसे भी कुछ डिफरेंस का एक टेबल बना के भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो कि यहाँ लिखो, एक साइड पे लिखो मोनोक्रोनिक, दूसरे पे लिखो डाइक्रोनिक। अगर मोनोक्रोनिक है तो पेरिनेटल मोर्टालिटी का जो रिस्क है वो 30/1000 है। अगर डाइक्रोनिक है तो पेरिनेटल मोर्टालिटी का रिस्क जो है वो 3.8/1000 है। अगर मोनोक्रोनिक है, एक फीटस की डेथ हो गई तो वो जो है ना दूसरे फीटस की डेथ कॉज कर देगा या परमानेंट ब्रेन डैमेज कॉज कर देगा। और अगर डाइक्रोनिक थे, एक फीटस की डेथ हो गई तो दूसरे फीटस में ऐसा इफेक्ट ये आएंगे कि उसकी लेबर इंड्यूस हो सकती है। ठीक हो गया? अब बात करते हैं जी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाना, ना उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ना उसका जो है ना वो डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, फिर वो बताता है कि जब ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में होती है। तो जब ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है तो फिर बड़े मैनेजमेंट के मसले आते हैं, मैनेजमेंट की डिफिकल्टीज आती हैं। डोपलर स्टडीज नहीं की जाती, वीनस डोपलर और मिडल आर्टरी सेरिब्रल डोपलर ये नहीं सही से परफॉर्म होते हैं, इनकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं की जाती। और उस वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो है वो मैनेजमेंट के मसले होते हैं। अब आगे ना यहाँ पर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में इसने ना मल्टीपल प्रेगनेंसी को कंपेयर किया सिंगलटन प्रेगनेंसी के साथ कि अगर सिंगलटन प्रेगनेंसी हो ना, यानी एक चाइल्ड है उसकी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो अब हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई अगर इसको यूट्रस में रहने दिया जाए, इसकी डिलीवरी ना कराई जाए तो इसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। और अगर इसकी डिलीवरी करवा ली जाए तो उसका जो है ना वो डिलीवरी के बाद न्यूनेटल डेथ हो सकती है या उसका हैंडीकैप हो सकता है इलेक्टिव डिलीवरी करवाने से, क्योंकि इलेक्टिव ही करवाएंगे ना फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में। ये कौन सा प्रीटर्म लेबर है कि वो खुद डिलीवर हो रहा है, हमने खुद इलेक्टिव करवानी है। तो इलेक्टिव के केस में उसका हैंडीकैप हो सकते हैं या उसकी न्यूनेटल डेथ हो सकती है, और अगर हमने इसको अंदर ही छोड़ दिया तो उसकी जो है ना वो इंटरयूट्राइन डेथ हो सकती है क्योंकि उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है। तो हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के रिस्क तकरीबन एक जैसे होते हैं। उसको अंदर यूट्रस में रहने देंगे तब उसकी डेथ होगी, उसका 50% चांस है। अगर उसकी डिलीवरी करा देंगे तो अर्ली न्यूनेटल डेथ होने के भी 50% चांस है। तो दोनों को कंपेयर करवा के फिर हम पेरेंट्स की विश पूछ लेते हैं कि वो क्या चूज करते हैं, या हम खुद हिसाब लगाते हैं कि क्या बेहतर होगा। तो वो आसान होता है डिसीजन लेना। लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में 2 फीटस हैं, एक की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गई है, दूसरा तो हेल्दी है ना। अब आप सिर्फ एक के हिसाब से नहीं लगाओगे कि इसको अगर डिलीवर करवा रहे हैं तो इतना रिस्क है, अंदर रहने दे इतना रिस्क है। आपने ये भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि अगर जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है जिसकी, उसको आप डिलीवर नहीं करवा रहे, अगर वो अंदर ही रह रहा है तो वो दूसरे हेल्दी पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। और अगर आप रिस्ट्रिक्टेड वाले की डिलीवरी भी करवा रहे हो तो तब उस डिलीवरी करवाने की वजह से हेल्दी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो क्योंकि इसमें दूसरा भी एक फीटस ऐड हो जाता है तो इसमें रिस्क को वे करना और उनका सारा कंपेरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है।